हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थॉर्नडाइक के बारे में। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जन्म का वर्ष इनका 1874 है और इनकी मृत्यु 1949 में हुई थी। इनके परिचय के बारे में देख लेते हैं। इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहारवादी का मतलब होता है कि इनके यह विचारधारा थी कि मनुष्य की व्यवहार में विभिन्न प्रयासों के द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को विलियम्सबर्ग, मैसाचुसेट्स के विलियम्सबर्ग में हुआ था। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता था और इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता था। ये आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के संस्थापक भी थे। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी और द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत थे उसके कई नाम थे, जिसमें पहला नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, चौथा संयोजनवाद का सिद्धांत, पांचवा संबंधवाद का सिद्धांत, छठवां आवृत्ति का सिद्धांत। और उनके सिद्धांत को एक और अन्य नाम से जानते हैं, सुख और दुख का सिद्धांत। इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 को मॉन्ट्रोज के न्यूयॉर्क में हुई थी। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो है एक बिल्ली पर किया था, भूखी बिल्ली पर किया था। तो चलिए प्रयोग के बारे में देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे में बंद कर दिया। इस पिंजरे को हम पजल बॉक्स के नाम से जानते हैं। पिंजरे के बाहर इस पिंजरे को हम पजल बॉक्स कहते हैं। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थॉर्नडाइक ने मृत मछली का टुकड़ा रख दिया। पिंजरे के अंदर एक लीवर बटन जो होती है, यह लीवर बटन दबने से ही दरवाज़ा खुलता है, जिससे बिल्ली बाहर आ जाती है। पिंजरे के अंदर एक लीवर या बटन होता है, जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। भूखी बिल्ली ने भोजन को प्राप्त करने व पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस फिगर में यहाँ पे बिल्ली ने प्रयास किया, इसमें भी प्रयास किया और इसमें भी प्रयास करके थक गई, लास्ट में बैठ गई। बाद में गलती से लीवर या बटन दब गया, बिल्ली बाहर निकल आई और अब भोजन कर लिया। इसके आगे हम देख लेते हैं। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था। भोजन जो है यह एक उद्दीपक का काम कर रहा था और उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी, रिस्पॉन्स कर रही थी। उद्दीपक को हम स्टिमुलस कहते हैं और जो बिल्ली रिस्पॉन्स कर रही थी, प्रतिक्रिया कर रही थी, उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। इस प्रयोग को हम एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसके आगे हम देख लेते हैं। बिल्ली ने अनेक प्रयास से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसके पंजे से लीवर दब गया। लीवर मतलब जो बटन होता है, जो यहाँ से लगा होता है जैसे दरवाज़ा खुलने के लिए, यही लीवर होता है।
लीवर दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। इस प्रकार से बिल्ली बाहर निकल आई और ऐसे बिल्ली भोजन कर लिया और अपनी भूख को शांत किया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। बार बार थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पिंजरे में बंद कर देते थे और इस प्रक्रिया को उन्होंने बार बार दोहराया और देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछले बार से कम समय लग रहा था। जो लीवर दबाने में उससे गलती हो रही थी, अब वह उसे दबाने में बहुत कम समय लग रहा था। और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी त्रुटि के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। इसके आगे हम देखेंगे इस प्रकार से उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। उद्दीपक मतलब क्या होता है? यह जो थॉर्नडाइक ने यहाँ पर जो मृत मछली रखा था उसे हम उद्दीपक कहते हैं, और अनुक्रिया जो बिल्ली इसे देखकर अपना रिस्पॉन्स दे रही थी उसे हम अनुक्रिया कहते हैं। इसे हम यसार थ्योरी के नाम से जानते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। थॉर्नडाइक के अनुसार बिल्ली द्वारा बाहर निकालने की विधि का अधिगम करने के लिए दो बातों का होना आवश्यक था। पहला, बिल्ली का भूखा होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर बिल्ली भूखी नहीं होती तो वह रिस्पॉन्स नहीं करती। इसका संबंध हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि यदि बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा जागृत नहीं है तो वह सीखने का प्रयास नहीं करेगा। बिल्ली का भूखा होना इसमें ज़रूरी था, इसलिए यह आवश्यक था कि बिल्ली अधिगम हेतु अप्रेरित रहे, जिससे वह प्रयास कर सके। दूसरा, भोजन का होना स्टिमुलस का होना, जिससे वह भूख मिटा सके। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग के आधार पर अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया, जो पशु तथा मानव दोनों के अधिगम में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत अनुक्रिया अनुबंध संरचना के निर्माण की व्याख्या करते हैं। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम हैं। 3 मुख्य नियम में पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। और थॉर्नडाइक ने इसी के साथ 5 गौण नियम दिए थे। पहला है मनोवृत्ति का नियम, दूसरा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्यता या समानता का नियम, पांचवा है साहचर्य स्थानांतरण का नियम। मुख्य नियम में हम पहला देखते हैं तत्परता का नियम। इसे हम लॉ ऑफ रेडनेस भी कहते हैं। यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार होने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं उसे शीघ्र ही सीख जाते हैं। व्यक्ति कब संतोष प्राप्त करता है और कब उसे असंतोष प्राप्त करता है, असंतोष होता है। इसके लिए थॉर्नडाइक ने 3 परिस्थितियों का वर्णन किया है। पहली परिस्थिति है जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर होता है और उसे कार्य दिया जाता है तो इससे उसे संतोष मिलता है। दूसरा है जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है और उसे कार्य नहीं दिया जाता है तो उसे असंतोष प्राप्त होता है। तीसरा है जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता और उसे कार्य करने के लिए दिया जाता है तो उसे असंतोष होता है। जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात यदि बच्चे की किसी कार्य में रुचि है तो वह आराम से सीख जाएगा और संतोष प्राप्त करेगा, खुद सुखद अनुभव प्राप्त करेगा। परंतु यदि रुचि नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। दूसरा है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि यदि सीखने की क्रिया की आवृत्ति होती है, जैसे हम कोई चीज़ जैसे कुछ दिन पढ़ते हैं उसके बाद हम यदि उस चीज़ को हम दोहराते नहीं हैं तो वह भूल जाता है। इसी प्रकार थॉर्नडाइक ने भी इस पर बल दिया है। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि यदि सीखने की क्रिया की आवृत्ति होती है, उसे दोहराने के अवसर नहीं मिलते
उसका प्रयोग नहीं किया जाता तो कुछ दिनों के बाद वह विस्मृत या भूल जाते हैं हम। इसलिए इसे प्रयोग एवं अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। अतः आवश्यक है कि बालकों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति किया जाए, उसे दोहराया जाए, उसे समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। जैसे करत करत अभ्यास के जड़नमति होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर पड़त निशान। इसके आगे हम देखेंगे अभ्यास के नियम के दो उपनियम हैं। पहला है उपयोग का नियम, दूसरा है अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम, यदि कोई भी चीज़ हम बार बार रिवाइज करते जाते हैं, दोहराते हैं, तो वह चीज़ हमारे दिमाग में बनी रहती है, वह भूलती नहीं है। और यदि हम उस चीज़ का उपयोग अपने यदि उस चीज़ को हम रिवाइज नहीं करते हैं तो वह बहुत जल्द ही हम भूल जाते हैं। तीसरा नियम थार्डनाइक ने दिया, प्रभाव या परिणाम का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। इस नियम के अनुसार थार्डनाइक ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति की क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है तो वह उस क्रिया को बार बार करता है और उसे सीख जाता है। परंतु यदि उससे कोई संतोष प्राप्त नहीं होता, उसे कोई लाभ नहीं होता, तो वह पूर्व से पुनः नहीं करता और परिणाम स्वरूप उसे सीख नहीं पाता। इस नियम को हम संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। थार्डनाइक के गौण नियम को हम देखेंगे। पहला नियम है मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। थार्डनाइक ने स्पष्ट किया कि यदि सिखाई जाने वाली सामग्री और सीखने के प्रति सीखने वाले की आवृत्ति सकारात्मक होती है, अर्थात उसकी मनोवृत्ति उसके अनुकूल होती है, तो वह शीघ्र ही सीख जाता है। अतः यह आवश्यक है कि सिखाई जाने वाली सामग्री सीखने वाले की आवृत्ति के अनुकूल हो, या फिर यथा सामग्री के प्रति उसकी आवृत्ति जागृत की जाए। अथवा यदि बच्चे का मूड अच्छा होता है तो जल्दी सीख जाता है। इन सब का मिला के से यही तात्पर्य हुआ कि यदि बच्चे को हम उसकी लेवल की चीज़ पढ़ाएं, उसके लेवल की बात बताएं, तो वह बच्चा जल्द ही सीख जाता है। और यदि बच्चे में कोई जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी यदि बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वह बच्चा वह चीज़ सीख नहीं पाता है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, थार्डनाइक ने, जिसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। थार्डनाइक ने स्पष्ट किया कि जब मनुष्य के सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तो वह उसके समाधान के लिए अनेक प्रयत्न करता है। अंत में जिस अथवा जिन प्रयत्नों से उसे सफलता मिलती है उनका वह चुनाव करता है, इसे ही अधिगम कहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि सीखने वाले को समस्या के अनेक समाधान सोचने और उनमें से सही का चुनाव करने के अवसर दिए जाएं। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल और सुविधाजनक बन जाता है। इन भागों को शीघ्रता एवं और सुगमता से करके संपूर्ण कार्य को पूरा किया जाता है। इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण सिद्धांत लागू होता है। हम देख लेते हैं अंश से पूर्ण की ओर इसका मतलब क्या होता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, तो उसे हम अंश से पूर्ण की ओर कहते हैं। चौथा है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी और एनोलॉजी। इस नियम को हम आत्मीकरण या समानता का नियम भी कहते हैं। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित है। जब प्राण के सामने कोई नवीन वस्तु या परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है, जब किसी प्राणी या जीव के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वह उससे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसका वह पूर्व अनुभव कर चुका है। पांचवा है साहचर्य स्थानांतरण का नियम। जब बच्चा सीखे हुए ज्ञान को अन्य जगह भी
उसी तरह काम में लाए अथवा पहले कभी की गई क्रिया को उस क्रिया के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से करना, या इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है परंतु परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली के सामने थोड़ी ऊंचाई पर मछली टांग दी और बिल्ली को स्टैंड अप कहकर 2 पैरों पर खड़े होने की ट्रेनिंग दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि बिल्ली केवल स्टैंड अप कहने पर खड़ी हो जाती थी। पहली स्थिति में मछली में उद्दीपक थी, बिल्ली का पिछला 2 पैर खड़ा होने इस उद्दीपक के प्रति बिल्ली की अनुक्रिया थी। दूसरी स्थिति में स्टैंड अप ध्वनि ने उद्दीपक का कार्य किया। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि 2 उद्दीपकों में साहचर्य स्थापित होने पर एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया दूसरे उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है। इसे उन्होंने साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का हम शैक्षिक निहितार्थ देख लेते हैं। पहला है, इस सिद्धांत के अनुसार जिस अधिगम का प्रभाव सकारात्मक होता है, जिससे बालक को आनंद या संतोष प्राप्त होता है, उसे बालक बार बार करता है। बार बार करने से वह अधिगम उसके व्यवहार में समाहित हो जाता है। दूसरा है, व्यवहार के संशोधन में भी इस सिद्धांत की बहुत उपयोगिता है। जिस अधिगम का प्रभाव कष्टदायक या दंड होता है, बालक उस व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं करता है। तीसरा है, असामान्य बालकों के शिक्षण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। सीखने के नियमों को प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त करके उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। चौथा है, यह सिद्धांत अध्यापकों द्वारा छात्र में तर्क, चिंतन और समर्थन की सूझ विकसित करने पर बल देता है। इस प्रकार से हमने थॉर्नडाइक के नियम को देखा, सिद्धांत को देखा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।